नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। वी प्रोवाइड कोचिंग फॉर द जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स and through this video we are trying to reach out you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services and that is free of cost। क्लास शुरू करते हैं आज की। सो वी हैव बीन डूइंग हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। हम लोग हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट कर रहे हैं एंड सो फार वी हैव कवर्ड अप टू सेक्शन 20। सेक्शन 20 तक हम लोग शुरू कर चुके हैं। सेक्शन 18 से स्टार्ट हुआ था टॉपिक मेंटेनेंस का। तो बेसिकली आप लोग ये समझ सकते हैं कि जो न्यू चैप्टर है वो स्टार्ट हुआ सेक्शन 18 से, 18, 19 एंड 20 एंड नाउ वी आर गोइंग टू डील विद सेक्शन 21। और 21 और 22 को हमें एक साथ पढ़ना पड़ता है, तब जाकर के कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बनती है। तो आई एम गोइंग टू डील विद सेक्शन 21 एंड 22 ऑफ हिंदू, एच फॉर हिंदू, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। So section 21 and 22 we should start now, and this topic again is very important for your prelims and very important for your mains as well. So be very cautious and alert in this class. ठीक, तो let's go to the basic language of section 21. Please go to the board and this is what? This is section 21. The first question is from the heading itself. Which section defines dependents? Please see the word. What is this word? Dependents. It is not here. It is not here. It is what? Dependent की definition कहाँ पर दी गई है ये देखिए। तो यहाँ पर इस सेक्शन में आप देखोगे there is a list of dependents for the purpose of maintenance। मेंटेनेंस के पर्पज से किस किस को डिपेंडेंट्स की कैटेगरी में रखा गया है। तो सेक्शन 21 उसकी लिस्ट देता है आपको। एक शब्द होता है हियर, एक होता है डिपेंडेंट। ये दोनों अलग अलग बातें हैं। तो मैं जैसे जैसे लेक्चर बढ़ेगा आगे आपको समझाऊंगा इसमें। तो सेक्शन 21 की बेसिक लैंग्वेज पर आ जाइए। देखिए क्या कहता है, ये रहा सेक्शन 21। फॉर द पर्पजेज ऑफ दिस चैप्टर, सी लाइन, फॉर द पर्पजेज ऑफ दिस चैप्टर, केवल इस चैप्टर के उद्देश्य के लिए, पर्पज के लिए, डिपेंडेंट मीन्स फॉलोइंग रिलेटिव्स ऑफ द डिसीज्ड। एंड अगेन इंपॉर्टेंट लाइन, इसको इसी लाइन को समझते हैं। ये पहली लाइन है आपके बेरेक की और आपको ऐसे पढ़ना चाहिए सोच समझ के इसको, है ना। तो डिपेंडेंट मीन्स फॉलोइंग रिलेटिव्स ऑफ द डिसीज्ड। डिपेंडेंट्स का मतलब क्या होगा? जो मृतक है। रिलेटिव्स किसके? रिलेटिव्स ऑफ द डिसीज्ड। जिस व्यक्ति की डेथ हो गई है उसके निम्नलिखित रिश्तेदारों को डिपेंडेंट माना जाएगा। डिपेंडेंट की डेफिनेशन के लिए, डिपेंडेंट इज ऑन होम। देखिए डिपेंडेंट आप ये भी कह सकते हैं, डिपेंडेंट आप ये कह सकते हैं साहब कि ये मान लीजिए एक व्यक्ति है एफ और फादर पर उसका बेटा, उसकी डॉटर, ये डिपेंडेंट है। फादर पर उसका सन या उसकी डॉटर, ये डिपेंडेंट हो सकती हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर जो बात की जा रही है, जो आपको नोटिस करनी चाहिए, फॉलोइंग रिलेटिव्स ऑफ द डिसीज्ड। यहाँ पर डिपेंडेंट्स का मतलब समझाया गया है कि जो व्यक्ति मर चुका है उसके रिलेटिव्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो डिपेंडेंट इज नॉट द जनरल टर्म हेयर। We are not using the term dependent in general sense. This is being used as the relatives of the deceased। जो व्यक्ति जा चुका है, मर चुका है, उसके कौन कौन से रिश्तेदारों को डिपेंडेंट कहा जा सकता है। और पहला ही लाइन देखो, उससे आपको और क्लियर हो जाना चाहिए। प्लीज सी द बोर्ड। दिस इज व्हाट फॉर द पर्पजेज ऑफ दिस चैप्टर, पर्पजेज ऑफ दिस चैप्टर। तो दिस डिपेंडेंट की जो डेफिनेशन है, डिपेंडेंट की जो डेफिनेशन है, दैट इज ओनली फॉर दिस चैप्टर। तो पहली बात यहीं पर, पहली और अंतिम बात इस स्लाइड के लिए केवल कम से कम, कि डिपेंडेंट आप जनरल सेंस में नहीं समझेंगे। डिपेंडेंट का मतलब यहां पर है विसेविस डिसीज्ड, जो व्यक्ति मर चुका है। अब मान लीजिए ये है क्या कॉन्सेप्ट? एक था, कौन था बताओ? देवू, सब जानते हैं, है ना। यू सी
एक था देवू और एक थी पारो, मुन्ना भाई है ना, चिंकी। पारो कौन है? उनकी वाइफ। मुन्ना कौन है? उनका बेटवा। ये कौन है? उनकी चिड़िया, बिटिया, बिटिया ही लिखता हूँ चलो ना, डॉटर। अब देवू चले गए इस दुनिया को छोड़ करके। अब कहाँ गए ये नहीं पता, ठीक। स्वर्ग गए, नरक गए, किसी को नहीं पता। पीछे छोड़ गए पारो को, मुन्ना को, चिंकी को। और ये भी हो सकता है इनके मदर फादर भी हो सकते हैं, राज, नरगिस, ये लोग भी हो सकते हैं, ठीक। अब ये मर गया तो अब प्रॉब्लम आई कि इन सब का मेंटेनेंस कैसे होगा। पारो का, मुन्ना का, चिंकी का, राज का, नरगिस का, ये सब कौन है? अब ये है डिसीज्ड के रिश्तेदार। क्या हो गए? डिसीज्ड के रिश्तेदार। अब इनके अगर मेंटेनेंस की बात अगर आ रही है तो सबको लगा चलो ठीक है भाई, अब चला गया तो चला गया, अब ये जो संपत्ति है सब हमारी ही है। लेकिन पता चला देवू एक विल को छोड़कर गया है, एक वसीयत लिखी है देवू ने। और जब उस देवू की वसीयत को पढ़ा गया तो उसने अपनी सारी संपत्ति दे दी किसको? चंद्रमुखी को गिफ्ट करके भाई साहब विल से दे गए कि मेरे मरने के बाद मेरी सारी संपत्ति की मालकिन कौन होगी? चंद्रमुखी होगी। अब क्वेश्चन अराइज हो गया कि चिंकी की पढ़ाई कैसे होगी, चिंकी की शादी कैसे होगी, मुन्ना कैसे आगे बढ़ेगा, मुन्ना प्रोग्रेस कैसे करेगा, उसको मेंटेनेंस कहां से मिलेगा, पारो कहां जाएगी, राज कहां जाएगा, नरगिस, पूरी की पूरी फैमिली सदमे में आ गई। अभी प्रॉपर्टी कहां चली गई? चंद्रमुखी के पास चली गई। अब क्वेश्चन यहां पर आ जाता है मेंटेनेंस का। तो ऐसी ही सिचुएशंस को डील करने के लिए जो आपके वकील साहब हैं, बताइए कौन से हैं काले कोट वाले? शशांक, शेखर। तो जाएंगे ये सब लोग मिलकर के, पारो, मुन्ना, ये सब मिलकर के पूरी फैमिली जाएगी हमारे काले कोट वाले शशांक शेखर भाई साहब के पास। और उन्होंने कहा कि प्लीज रीड सेक्शन 21 एंड 22 ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। सेक्शन 21 एंड 22 में आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन है, ठीक है। तो अब आपको पढ़ना पड़ेगा सेक्शन 21। यू गॉट इट? सिचुएशन समझ गए आप लोग? सेक्शन 21 और 22 का मतलब कहां पर जाकर वेयर इट कैन बी यूटिलाइज्ड, यूज किया होगा इसमें, इसीलिए यहां पर कहा गया है दिस इज सेक्शन 21। तो सबसे पहले यू विल हैव टू कम इन द डेफिनेशन ऑफ डिपेंडेंट्स कि क्या आप डिपेंडेंट भी हैं या नहीं है। तो सेक्शन 21 इज डीलिंग विद व्हाट? द मीनिंग ऑफ डिपेंडेंट विद रिगार्ड टू द रिलेटिव्स ऑफ द डिसीज्ड। मृतक के रिश्तेदारों को ही डिपेंडेंट कहा जाएगा और वो सिर्फ और सिर्फ दिस विल बी ओनली फॉर द पर्पजेस ऑफ दिस चैप्टर। तो नाउ आई बिलीव आपको अच्छी तरीके से इस लाइन की यूटिलिटी समझ में आ गई होगी। बात समझ में आई आप लोगों को? अब पढ़ते हैं व्हाट इज द लिस्ट। लिस्ट है कौन कौन सी? दिस इज व्हाट, दिस इज द लिस्ट। नाउ यू विल हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ दिस लिस्ट ऑफ द डिपेंडेंट्स कि किस किस को डिपेंडेंट माना गया है, ये आपको रखना पड़ेगा। सेक्शन 21, हिज और हर फादर, हिज और हर फादर, ये बात कि जो मृतक है किसके फादर है? ये डिसीज्ड के फादर हैं, मे बी मेल मे बी फीमेल। डिसीज्ड की मदर और हिज विडो so long as she does not remarry, please write down before claims. So now this widow, the widow of the deceased shall be considered to be dependent. अभी ध्यान रखना, यहां अभी हम क्या कर रहे हैं? सेक्शन 21 में वी आर जस्ट आइडेंटिफाइंग हु आर द डिपेंडेंट्स इन केस ऑफ फादर। जो डिसीज है यानी कि मे बी डॉटर, मे बी सन, जो बच्चा मर गया उसके पिता, उसके माता, और अगर बेटा है यानी कि पुत्र अगर मेल है तो उसकी विडो। तो विडो शैल बी द डिपेंडेंट, बट व्हाट, यहां पर एक कंडीशन आ गई छोटी सी। विडो शैल बी कंसिडर्ड टू बी डिपेंडेंट कब तक? इसको आपने पूरा पढ़ना पड़ेगा इस तरीके से। एंड दिस इज व्हाट, सो लॉन्ग शी डज नॉट रीमैरी
जब तक कि वो पुनर्विवाह नहीं करती हैं, सो लॉन्ग शी डज नॉट मैरी, ध्यान रखना। तो फादर मदर में कहीं कुछ नहीं है, सो लॉन्ग शी डज नॉट मैरी। अब यहां पर आप ये देखो कि फादर और मदर के केस में देयर इज नो एनी कंडीशन फॉर डिपेंडेंट की कैटेगरी में लाने के लिए यहां पर कोई भी उनकी कंडीशन नहीं लगाई गई है कि वो इनकम, नो इनकम, दिस दैट। तो इस तरीके से ध्यान रखना, एग्जैक्टली आपने इन्हीं शब्दों को रटना पड़ेगा। अब ये लिस्ट तो आएगी, मैं भी पढ़वाऊंगा इसको। नो वी शुड ऑल्सो रीड विद दिस सेक्शन 22 भी पढ़ना चाहिए साथ साथ में कि इस लिस्ट का फायदा क्या होगा। एंड उसके लिए प्लीज गो टू सेक्शन 22। दिस इज व्हाट मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट्स। सेक्शन 21 ने कहा who are dependents, and section 22 says maintenance of dependents। डिपेंडेंट्स की मेंटेनेंस के संबंध में जो रूल्स हैं those are provided by section 22 and who are the dependents, it is defined by or it is determined by section 21। अब पढ़ते हैं, ये देखिए। Subject to the provisions of subsection 2, subject to the provisions of subsection 2, the heirs of the deceased Hindu are bound to maintain the dependents of the deceased out of the estate inherited by them from the deceased। देखो यहाँ पे दो शब्द आ गए, यहाँ पर एक शब्द है heirs और दूसरा शब्द है डिपेंडेंट्स। अब क्या है मैं समझाता हूं उसको, समझे कि जो हियर्स सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2, उपधारा 2 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए मृतक के हियर्स यानी कि उसके उत्तराधिकारी, मृतक कौन सा, हिंदू, तो हिंदू मृतक के उत्तराधिकारी मृतक के डिपेंडेंट्स को मेंटेन करने के लिए बाध्य होंगे। कौन होंगे, हियर्स होंगे। देखिए ये, इसको ऐसे समझिए, हियर्स आर बाउंड टू मेंटेन डिपेंडेंट्स, किसके, डिसीज्ड के, डिसीज्ड के उत्तराधिकारी डिसीज के डिपेंडेंट्स को मेंटेन करने के लिए बाध्य होंगे। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? अकॉर्डिंग टू दिस, तो डिपेंडेंट्स किससे लेंगे, डिपेंडेंट्स मेंटेनेंस किससे लेंगे, उत्तराधिकारियों से लेंगे, हियर्स से लेंगे। तो जो मृतक के जो उत्तराधिकारी हैं, और हियर्स का मतलब यहां पे क्या है, जिस पर प्रॉपर्टी डिवोल्व होती हो, जिस पर प्रॉपर्टी डिवोल्व होती हो, जिस पर किसी भी प्रकार से प्रॉपर्टी मिलती हो उस व्यक्ति को, उसको बोलेंगे प्रॉपर्टी उत्तराधिकारी। और वो व्यक्ति इंडिपेंडेंट्स को मेंटेन करने के लिए बाध्य होगा। ये रहा आपका सेक्शन 22। हियर्स में और डिपेंडेंट में अंतर समझ में आया आपको? डिपेंडेंट वो व्यक्ति है जो मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है, क्लेम मेंटेनेंस। और उत्तराधिकारी वो व्यक्ति हुआ जिसको संपत्ति मिली है। तो जिसको संपत्ति मिली है, संपत्ति का उत्तराधिकारी है, वो डिपेंडेंट को मेंटेन करने के लिए बाध्य होगा। लेकिन कैसे होगा, आउट ऑफ द एस्टेट इनहेरिटेड बाय देम फ्रॉम द डिसीज्ड। मृतक की संपत्ति का जो इनहेरिटेंस हुआ है उस संपत्ति से होगा। अब ये जो लाइन है लास्ट की, आपको लग रहा होगा यूजलेस लाइन है, ये जो रेड कलर में लाइन है, इसको जरा दोबारा पढ़ो एंड देन यू विल रियलाइज द वैल्यू ऑफ दिस। देखो क्या, बाउंड तो है, ही इज बाउंड टू मेंटेन, लेकिन कैसे, बाउंड टू मेंटेन आउट ऑफ द एस्टेट इनहेरिटेड। समझे कि जो संपत्ति उसने इनहेरिट की है उससे उनको बाउंड है मेंटेन करने के लिए। तो इट मींस व्हाट, डिसीज्ड का हियर पर्सनल रूप में बाउंड नहीं है, दिस इज नॉट पर्सनल ऑब्लिगेशन। जैसा कि हमने देखा था 18 और 20 में हमने देखा था, वाइफ के प्रति, चिल्ड्रन के प्रति और पेरेंट्स के प्रति
वहां पर क्या था, वहां पर क्या था, पीछे देखा था, पर्सनल ऑब्लिगेशन। इसको दोबारा समझाता हूं, देखिए एक होता है पर्सनल ऑब्लिगेशन, पर्सनल ऑब्लिगेशन एक बार हम चर्चा कर चुके हैं पहले भी। इसका मतलब ये है कि जैसे कि देवू की जो फैमिली है, देवू के फादर हुए, देवू के फादर हुए उसके डिपेंडेंट, है ना। अब सेक्शन 20 में देवू है जीवित, देवू है जीवित, फादर आके खड़े हो गए सामने कि बेटा थोड़ा खर्चा पानी दे दो, क्या नहीं मिलूंगा, नहीं मिलूंगा, एक तो मुझे वैसे कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई पैसा नहीं मिलेगा, पिताजी अपने घर जाइए। ये है राज, राज को उन्होंने टरका दिया कि देखो मैं बहुत परेशान हूं, वैसे मुझ पे कोई प्रॉपर्टी है नहीं। तो फादर को मिला सहारा वकील साहब का, शशांक शेखर साहब का, है ना। ये कहां से आगे बात, बिकॉज ही इज योर फादर यू आर ड्यूटी बाउंड टू, देखिए सेक्शन 20 ढूंढ लूं आपको, ये मिल जाएगा यार, एजेड पेरेंट्स, है ना, एजेड पेरेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। अगर वो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं अपनी इनकम से तो आपको इनको करना पड़ेगा मेंटेन, और यहां पर कोई कंडीशन नहीं है, प्री कंडीशन नहीं है प्रॉपर्टी की। तो जब कोई ऐसी कंडीशन नहीं होती है, यानी कि आप व्यक्तिगत रूप से आप जिम्मेदार हैं मेंटेन करने के, यू आर पर्सनली बाउंड, यू कैन नॉट से यू डोंट हैव एनी प्रॉपर्टी फॉर दैट, इसे कहते हैं पर्सनल ऑब्लिगेशन। अब यहां पर जो सेक्शन 22 है, यहां पर ऑब्लिगेशन किसकी है, मेंटेनेंस देने की ऑब्लिगेशन किसकी है, मेंटेनेंस देने की ऑब्लिगेशन है हियर की, लेकिन कहां से देगा, आउट ऑफ द एस्टेट इनहेरिटेड बाय द, इनहेरिटेड फ्रॉम द डिसीज्ड, मृतक की संपत्ति जो उसको प्राप्त हुई है वो वहां से देगा उसको। तो इसे हम कहते हैं कि दिस इज नॉट द केस ऑफ नो पर्सनल ऑब्लिगेशन। यहां पर हियर की जो जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑब्लिगेशन है, वो पर्सनल नेचर की नहीं है, इट इज ऑलवेज डिपेंडेंट अपॉन द प्रॉपर्टी और द एस्टेट इनहेरिटेड। प्लीज लेट मी नो, ये बात समझ में आई नहीं आई आपको, हाँ है ना, बताइए। सो एडवोकेट शशांक शेखर की क्लाइंट आई पारो, यानी कि जो वाइफ हैं, एक आए उनके एज्ड फादर नरगिस आई, एज्ड मदर आई, और फिर आ गए मुन्ना और चिंकी, ये हैं माइनर चिल्ड्रन। अब इनके लिए क्या है, देखो अगर देवू होता जिंदा, देवू होता जिंदा, देन वाइफ ने क्लेम किया होता सेक्शन 18 में, फादर मदर करते सेक्शन 20 में, और मुन्ना और चिंकी भी करते सेक्शन 20 में मेंटेनेंस क्लेम, हाँ या ना बताइए। वेरी गुड। अब देवू हो गए ऑफ, अब ये पता नहीं चल रहा कि नरक में गए या स्वर्ग में गए, तो अब मेंटेनेंस कहां से मिलेगा, क्वेश्चन रेज हो गया मेंटेनेंस का। मेंटेनेंस की बात आई तो आए एडवोकेट शशांक शेखर के पास, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पढ़वाया सेक्शन 21 और इनसे कहा कि सेक्शन 21 में फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी डिपेंडेंट, देन एज पर सेक्शन 22 यू विल गेट मेंटेनेंस। बोलो हाँ या ना। अब देखो क्वेश्चन है यहां पर, यही क्वेश्चन देखिए। अब अगर आप जाएंगे, जो हियर है, हियर का मतलब है जो सक्सेशन थे जिसके प्रॉपर्टी आएगी, है ना। अब वो जनरली किस में आती है, फिर हम लोग क्लास 1 हियर, क्लास 2 में फिर एंट्री देखते हैं, फर्स्ट एंट्री, सेकंड एंट्री, थर्ड एंट्री। जो हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट है, या तो प्रॉपर्टी वैसे डिवॉल्व होती है, हियर को आइडेंटिफाई करते हैं, या फिर प्रॉपर्टी जाती है किसी के पास, विल से जाती है प्रॉपर्टी। तो अभी बात करेंगे, अभी के लिए इतना समझिए। अब जरा मुझे आगे बढ़ने दीजिए सेक्शन 22 को। अब देखो, अब पढ़ते हैं क्लॉज 2, इसको पढ़िए जरा, देखिए अभी। where a dependent has not obtained by testamentary or intestate succession,
डिपेंडेंट ने किसी भी प्रकार से उसको ना टेस्टामेंट्री और इंटेस्टेड सक्सेशन क्या नहीं मिला, एनी शेयर इन द एस्टेट ऑफ द हिंदू। कौन सा हिंदू? डाइंग आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। अगर ये होगा, क्या होगा? ये होगा कि अगर डिपेंडेंट को, देखो ध्यान से पढ़ना, ध्यान से सुनना, डिपेंडेंट को किसी भी प्रकार से कोई भी प्रॉपर्टी नहीं मिली है, कोई भी शेयर नहीं मिला है। किसका शेयर नहीं मिला है? उस हिंदू मृतक का जिसकी मृत्यु इस एक्ट के बाद में हुई है, यानी कि 1956 21 दिसंबर के बाद में जिसकी मृत्यु हुई है, उसकी प्रॉपर्टी से कुछ नहीं मिला है मुझे। अब यही हमारी समस्या थी यहाँ पर वकील साहब के सामने, है ना, कि राज ने यही कहा, राज, पारो, इन सब ने यही कहा कि वैसे तो हम इसके क्लास 1 ईयर्स में हैं, हम लोग हीर हैं, पिताजी हुए, राज हुए, ये हुए, है ना, ये हमें प्रॉपर्टी वैसे ही मिलनी चाहिए थी, एज पर हिंदू सक्सेशन एक्ट मिल जानी चाहिए थी प्रॉपर्टी, ठीक है, लेकिन हमें कोई शेयर मिला ही नहीं है इसमें, वी डिड नॉट गेट एनी शेयर। तो इनसे कहा जाएगा शांत रहिए, आप हो गए फिर सेक्शन 221 में डिपेंडेंट की कैटेगरी में हो। तो मिस्टर राज, नाउ यू आर द डिपेंडेंट एज पर सेक्शन 21। क्यों? सेक्शन 21 में कौन है पहला कैटेगरी में? पहला कौन है? फादर इज ए डिपेंडेंट। अब इनको पढ़वाया हमने सेक्शन 22 की क्लॉज 2, जिसमें लिखा है ये रहा। अब मैं डिपेंडेंट को फादर पढ़ूंगा, डिपेंडेंट फादर, वेयर डिपेंडेंट फादर हैज नॉट obtained any share in the estate of the हिंदू डाइंग, हिंदू मतलब देवू हमारे एग्जाम्पल में, डाइंग आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। तो जहां पर हिंदू फादर राज को कोई भी शेयर नहीं मिला है देवू की प्रॉपर्टी से, तब क्या होगा? डिपेंडेंट कौन? देन डिपेंडेंट फादर राज shall be entitled to maintenance from those who takes the estate। फिर वो उनसे प्रॉपर्टी मेंटेनेंस लेने का अधिकारी होगा जिनको वो एस्टेट प्राप्त होती है, जिनको वो संपत्ति प्राप्त होती है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। अब समझिए क्या है, मैं कहानी समझाता हूं फिर आप समझेंगे, इसको कहीं ना कहीं गुम हो जाएंगे। तो मैं पहले केवल ले रहा हूं उसके फादर की बात ले रहा हूं, राज की बात ले रहा हूं, है ना। बेटा मर गया, यही सबसे बड़ा दुख है कि पिता के सामने बेटा चला जाए, उस बोझ से बाहर निकला नहीं था। चलो ये था, चलो बेटे का बंगलो है, बेटे की प्रॉपर्टी है ना, कई लाखों की प्रॉपर्टी है, हम सब में बढ़ जाएगी, बुढ़ापा कट जाएगा, ठीक। लेकिन हुआ क्या? जो प्रॉपर्टी इनको मिलनी चाहिए थी, ये हीयर्स में क्या आना चाहिए था, पूरी फैमिली हीयर्स कैटेगरी में आनी चाहिए थी, इनको प्रॉपर्टी ना देखे देव क्या खेल खेल गया, उसने प्रॉपर्टी दे दी चंद्रमुखी को, ठीक है, अपनी फ्रेंड को दे गया वो, चंद्रमुखी को, यहां पे लिखा है मैंने। अब क्या हुआ? यानी कि इस केस में किसी भी फैमिली मेंबर को कुछ नहीं मिला, लेकिन प्रॉपर्टी कहां चली गई? अब हु गॉट द प्रॉपर्टी? किसको प्रॉपर्टी मिली? चंद्रमुखी को मिली प्रॉपर्टी। तो नाउ एज पर सेक्शन 22 विल के द्वारा मिली, है ना, टेस्टामेंट्री सक्सेशन से मिल गई प्रॉपर्टी चंद्रमुखी को। तो भले ही उसने लिखा हो कि हे चंद्रमुखी, मैं तुम्हें अपने प्यार की सौगात के रूप में अपना ये बंगलो, ये प्लॉट, ये शॉप सब कुछ देके जा रहा हूं और तुम आराम से जिंदगी जीना। लेकिन चंद्रमुखी के बंगले पे कौन पहुंच गए? पूरी की पूरी फैमिली पहुंच गई, पारो, मुन्ना, चिंकी, राज, नरगिस, रोते रोते हमारा खर्चा दो, हमारा खर्चा दो, मेरे स्कूल की फीस दो, खाना कपड़ा। चंद्रमुखी ऐसे कुछ नहीं मिल सकता। देखो विल है, ये रही विल के द्वारा मुझे सब कुछ मिला है। विल को ढंग से पढ़ लो, इसमें साफ साफ लिखा है कि तुम्हारे लिए मुझे कुछ नहीं करना है, तुम्हें संपत्ति से भी कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे मिल गई वसीयत के द्वारा, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना, मैं तुम्हारी कोई रिश्तेदार हूं, कुछ नहीं हूं, मेरा तो दोस्ती का रिलेशन था, दे गया, बात खत्म हुई। हु आर यू? अब आएंगे यहां पर वकील साहब, जो कहेंगे कि देखो चंद्रमुखी, हमसे मत टकराना, हम हैं आगरा निवासी। तो ढंग से समझ लो, सेक्शन 22 क्लॉज 2 पढ़ो। ये जितनी भी फैमिली है, दिस फैमिली कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ डिपेंडेंट एज पर सेक्शन 21।
and they have not got any share from the estate of that, जो मृतक की संपत्ति से इन्हें कुछ भी नहीं मिला है, then these dependents as per section 20 clause 2 are entitled to get maintenance from you Chandramukhi. Why? Because you have got the property, you have inherited the property. तो चंद्रमुखी की जो लायबिलिटी यहां पर मेंटेनेंस देने की क्यों आ गई? बिकॉज शी इनहेरिटेड द प्रॉपर्टी. कोई यहां पर रिलेशनशिप नहीं था. बिकॉज शी गॉट द प्रॉपर्टी, देयरफॉर यू विल हैव टू सी द मेंटेनेंस ऑफ दोज डिपेंडेंट्स. तो देखो, देवू ने ठुकराया लेकिन सेक्शन 22 ने अपनाया. यू गॉट इट? हाँ या ना बताइए, कम ऑन. सो दोबारा सेक्शन 22 की लाइन पढ़ेंगे आप लोग, और कितना पोर्शन पढ़ेंगे जिसको मैं ग्रीन लाइन में इंक्लोज कर रहा हूं. द डिपेंडेंट हियर इज द फैमिली ऑफ डिसीज्ड, यानी कि देवू की फैमिली, shall be entitled to maintenance from those who takes the estate. Who takes the estate हमारे एग्जाम्पल में कौन है? चंद्रमुखी है. चंद्रमुखी takes the estate, therefore dependent shall be entitled to take maintenance from the चंद्रमुखी. Why? Because उसके पास प्रॉपर्टी आई है. Come on, अब बात समझ नहीं आई? बताइए क्यों मिला इनको? Because dependent has not obtained any share in the property of the deceased. डिसीज की प्रॉपर्टी में से हमें कुछ मिला नहीं, तुम्हें जो मिला है तुम हमें उसको दोगे. बात खत्म. ठीक है. तो जो बिटवा है, जो मुन्ना है, जो हीर था, जो उत्तराधिकारी था, वो क्या बन गया? वो बन गया डिपेंडेंट. आर यू गेटिंग पॉइंट? और डिपेंडेंट के को फिर मिलेगा मेंटेनेंस एज पर सेक्शन 22. और किससे मिलेगा? जिसको वो प्रॉपर्टी मिली है. तो कई बार क्या होता है, देखो कि प्रॉपर्टी का, चलिए दो शब्द हैं, इनको भी समझाता हूं, शायद किसी को ना समझ में आते हो. यहां दो शब्द यूज किया गया है पर टेस्टामेंट्री, बाय टेस्टामेंट्री और इंटेस्टेट सक्सेशन. टेस्टामेंट्री सक्सेशन क्या होता है? टेस्टामेंट्री सक्सेशन ये होता है कि जब कोई इंसान अपनी वसीयत के द्वारा प्रॉपर्टी ट्रांसफर करे कि मेरे मरने के बाद मेरी सारी प्रॉपर्टी का उत्तराधिकारी चंद्रमुखी होगी, ये होगा, वो होगा, और प्रॉपर्टी से मिलती है, तो उसे कहते हैं टेस्टामेंट्री सक्सेशन. जब कोई व्यक्ति बिना उसके जो विल वाले प्रोविजंस मिलते हैं इंडियन सक्सेशन एक्ट में जाकर के, और ये है इंटेस्टेट सक्सेशन का मतलब है कि बिना कोई वसीयत बनाए व्यक्ति मर गया तो फिर उसकी प्रॉपर्टी उसको फिर मिलती है. हिंदू मरेगा तो हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से उसकी प्रॉपर्टी का बंटवारा होगा. तो क्लास 1 कैटेगरी हो गई, क्लास 2 कैटेगरी हो गई, तो उनके जो फिर रूल्स हैं एज पर हिंदू सक्सेशन एक्ट, उनको प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए. तो अगर किसी व्यक्ति को प्रॉपर्टी मिल गई तो डिपेंडेंट उस व्यक्ति से, डिपेंडेंट जो व्यक्ति है उस प्रॉपर्टी लेने वाले व्यक्ति से अपना मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है. ये है इसका नटशेल में क्रक्स. तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा. एंड मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हमारे जो आपका जो अपना चैनल है विधि उसूल एकेडमी, इसकी प्लेलिस्ट को जरूर देखते रहिएगा, क्योंकि हम लोग लगातार लगभग सभी सब्जेक्ट्स को अपडेट कर रहे हैं, नए नए वीडियोस अपलोड कर रहे हैं वहाँ पर ये. और मेरा पूरा मिशन मेरा यही है कि किसी भी स्टूडेंट को अब इस लेवल के एग्जाम के लिए, वेदर जुडिशरी का हो, एपीओ का हो, या कोई सा भी लॉ बेस्ड एग्जाम हो, उसके लिए किसी को भी कहीं पर भी एक भी पैसा कोचिंग में खर्च नहीं करना पड़े. With this promise and with this wish, thank you very much.